एज अ डॉक्टर आप दवाई सजेस्ट करेंगे, खुश रहना सजेस्ट करेंगे? खाने का उम्र के साथ कोई कनेक्शन है कि जवानी में खा लो तो कुछ नहीं होगा और अगर आपने 40 के बाद खा लिया तो फिर परेशानी? ठीक। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे स्पेक्स पहन के बिल्कुल वेट गेन है, पूरा दिन पढ़ रहे हैं, किताबें ले रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं, पर आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा पेरेंट्स पुश नहीं करते। अच्छा। ये लेटेस्ट एक स्टडीज आई थी, इनमें कहा था कि 13% बच्चे ही ऐसे हैं जो आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ज़ाती ज़िंदगी में आपको भी कभी सोने के लिए या रिलैक्स होने के लिए हैव यू एवर टेकन मेडिसिन कि यार मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूँ? हैव यू एवर टेकन मेडिसिन? इससे बेटर लाइफ एंड डेथ का डिफरेंस कोई नहीं जानता होगा। हाँ, बिकॉज ही हमारे हाथों में चीज़ें निकल जाती हैं, पता नहीं एक एयर का बबल कैन टेक समबडीज लाइफ। राइट। स्ट्रेस आता है डॉक्टर साहब? स्ट्रेस डेफिनेटली सर रहता ही है। खास तौर मैंने कहा ना कि व्हेन यू आर इन द लैब, यंग पेशेंट अगर आपके हाथ में ट्रीटमेंट करते करते क्रैश होने लगे, बीपी डिप करने लगे, तो आपके तो एड्रेनलिन रश जो है वो मिनट में हो जाएगा, आप स्वेटिंग करने खुद शुरू हो जाते हो, आपको लगता है कि पेशेंट हाथ के गया तो एक तो हाउ डू यू स्टे सेन बिकॉज यू सी डेथ सो क्लोज? आई थिंक ये रोज़ देख देख के ब्लड, रोज़ ये हाथे इंटरवेंशन कर करके, तो आपका जो है ना, डॉक्टर शुड हैव ए लायंस हार्ट एंड ईगल साइज, तो हमारे अंदर वो जो है ना इमोशनल फैक्टर जो है मिलता है तो कम हो जाता है ऐसा विद एज। डज इट इम्पैक्ट योर फैमिली लाइफ ऑल्सो? क्योंकि आप जब, मैंने कहा ना कि जब अप क्लोज आप इतना मौत को देखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या सख्त हो जाता दिल थोड़ा सा? डेफिनेटली मुझे लगता है इमोशनल फैक्टर कम हो गया है। पोस्टिंग में था मैटरनिटी श्रीनगर एलडी हॉस्पिटल, मेरे सामने जब डिलीवरी हुई तो फर्स्ट टाइम आई हैड ए वेसोवेगल एपिसोड, मैं गिर गया, स्वेटिंग हुई हो बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेस। बट ओवर द टाइम ये सब चीज़ें रोज़ देख देख के नो, अब चीज़ें लगता है कि आपका फोकस ये है कि पेशेंट ठीक से निकल जाए, अच्छे से ठीक हो जाए, जो उसकी प्रॉब्लम है, अगर पेसमेकर कर रहे हो वो इंप्रूव हो जाए, अगर स्टेंटिंग कर रहे हो तो प्रोसीजर मेरा अच्छा होना चाहिए, पेशेंट स्टेबल रहना चाहिए, ही शुड बी डिस्चार्ज इन ए वेरी सेफ कंडीशन। अब फोकस ये रहता है मोस्टली। आई एम बिलोंग टू विलेज, मेरे फादर साहब का एक बड़ा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। जब वहाँ से बनना, जो अपनी बेसिक चीज़ें जो लाइफ गुजरी है ना, अब इस स्टेज ऑफ लाइफ में ये लगता है कि नहीं, कुछ अच्छा करना है, और बेटर करना है, और बेटर करना है। अपना जो लास्ट ईयर था मैं उससे कंपेयर करता हूँ इस साल मैंने उसे कितना इंप्रूव किया। ये कुछ वाइब्स हैं जो आपको ग्रो करने में हेल्प करती हैं। आई एम लकी इनफ कि मेरे को फैमिली की तरफ से पूरी सपोर्ट है। मुझे 99% मेरी फैमिली ने मुझे अपनी तरफ से घर के जो हाउस होल्ड वर्क्स है उनसे सेपरेट रखा हुआ कि आज़ाद करके डू योर वर्क, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। दिले नादान तुझे हुआ है क्या, आखिर इस दर्द की दवा है क्या? इस शेर लिखने वाले ने उस वक़्त अपने दिल के बारे में बात की होगी, लेकिन आजकल हमारे मुल्क में दिल लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। यानी दिल के बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं कि शायद ही कोई मुल्क का अस्पताल ऐसा होगा जिस अस्पताल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में रोज़ के रोज़ रश ना होता हो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी अमूमन कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ज़बरदस्त रश देखने को मिलता है। और एक शख्स मेरे साथ हैं जो उस कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में नौजवान इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने अपना नाम और अपनी पहचान अब इस शहर में भी और शहर के बाहर भी बना ली है। मेरे साथ हैं डॉक्टर नासिर। थैंक यू नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिले नादां तुझे हुआ है क्या, आखिर इस दर्द की दवा है क्या? तो क्या दवा है इस दिल की? क्या देख रहे हैं आप अपने, जब आप की ओपीडी होती है तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, ऑन एन एवरेज अगर ओपीडी देखें हमारी कार्डियोलॉजी की, अराउंड अबाउट 400 के करीब हमारी ओपीडी रहती है। 400 एवरेज, 400 450 विंटर्स के टाइम पे थोड़ी और बढ़ जाती है यूजुअली। ठीक। तो प्रिडोमिनेटली अगर आप देखें उसमें लगभग 60-70% तो कार्डियक पेशेंट होते हैं। ठीक। कुछ पेशेंट जो है वो यंग एज ग्रुप के, अगर देखें आप, एंग्जाइटी, पैल्पिटेशंस, डिस्कम्फर्ट, स्लीप डिप्रीवेशन, फिर सर्वाइकल पेन वाले। किस एज तक के लोग आ रहे हैं जिनको ये सब दिक्कतें आ रही हैं? दो तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। कुछ तो यंग पेशेंट्स आते हैं। यंग कितने यंग? यंग इट स्टार्ट फ्रॉम टीनेज के लोग, स्पेशली उनको नॉन कार्डियक पेन्स होती हैं, वो पैल्पिटेशन या पैनिक अटैक्स, या कहीं में तो 400 में से लगभग कितने पेशेंट ऐसे होंगे, नौजवान, यंग, 30 साल से कम उम्र वाले? मुझे लगता है ऑलमोस्ट 50 के अराउंड पेशेंट ऐसे हैं। 50% 50 पेशेंट, 50 पेशेंट ऑलमोस्ट ऐसे आते हैं जिनमें नॉन कार्डियक कंप्लेंट्स ही रहती है मोस्टली। ठीक। ओवरऑल दिस एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज, ठीक, पैल्पिटेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, एग्जाम का स्ट्रेस, बाकी से सब चीज़ें जो है उनमें। और देख के भी कि हमें चेस्ट पेन हो रही है, सांस फूल रहा है, अनइजीनेस हो रही है, पसीने बहुत आते हैं, टिपिकल सिम्टम जो नॉन कार्डियक रहते हैं। और ऑल दीस सिम्टम्स आर एंड दिस इज ऑल एंजाइटी, दिस इज ऑल एंजाइटी, तब एंजाइटी। अच्छा, लेकिन बाकी पेशेंट आते हैं
बाकी पेशेंट्स आते हैं, हमें रूल आउट करना पड़ता है काज बेसिक ईसीजी, एक्सरे या कभी एको करके कि क्या ये नॉन कार्डिक है या कार्डिक है। फर्स्टली हमें ऑर्गेनिक काज रूल आउट करना है, देन इट गोज इनटू द नॉन कार्डिक इशू, एंजाइटी रिलेटेड। एंग्जाइटी रिलेटेड। तो अब जो 350 पेशेंट आपके पास आ रहा है, इस 350 में से कितना पेशेंट ऐसा है जिसको आप एडमिट करते हैं एंजियोग्राफी के लिए, और बाद में उनमें से कितने जो एंजियोप्लास्टी करवाते हैं? देखिए ऑलमोस्ट 50% पेशेंट तो वो हैं जो हमारे पोस्ट प्रोसीजर्स आते हैं, फॉलोअप पेशेंट्स। किसी को हमने पेसमेकर्स लगाए हैं, स्टेंट लगाए हुए हैं, या हार्ट फेलियर पेशेंट्स हैं, वो रूटीन फॉलोअप में आते रहते हैं। ठीक। कुछ पेशेंट्स वो हैं जो एडमिशन्स के लिए, जिनको एक्यूट चेस्ट पेन है या हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं या हार्ट ब्लॉक्स के पेशेंट हैं, वो राउंड अबाउट हमारी एडमिशन 30 के राउंड एडमिशन 25 से 30 तो होती हैं जो ओपीडी के थ्रू होती हैं। कुछ एडमिशन्स हमें इमरजेंसी के थ्रू आती हैं, तो वो भी आप देखें तो 10 से 15 के बीच में रहते हैं। ठीक। ऑन एवरेज हमारी बिटवीन 30 to 50 एडमिशंस हो सकती हैं, प्लस माइनस 30 to 50 एडमिशन ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस जब भी आपकी ओपीडी होती है। ओपीडी कितने दिन होती है? ओपीडी हमारी 4 डेज होती है, 2 यूनिट। 4 दिन तो लगभग हो गए, 200 पेशेंट एक हफ्ते में आपके पास आता है। डेफिनेटली हमारा को अगर देखा जाए कैथ लैब का बर्डन ही, रूटीन में हमारे प्रोसीजर्स 25 तो हो ही रहे हैं। रूटीन में कितने दिन कैथ लैब में आप जाते हैं? मैं 4 दिन कैथ लैब करता हूँ। 4 दिन कैथ लैब, वो 2 दिन जो है वो दूसरी यूनिट करती है। ऑलमोस्ट 6 डेज कैथ लैब चलती है। 6 डेज कैथ लैब चलती है। तो इसमें आप कितने पेशेंट्स की एंजियोप्लास्टी एग्जैक्टली करते होंगे? मैं इसलिए आपसे ये फिगर्स पूछ रहा हूँ बिकॉज दे आर वेरी मतलब इंटरेस्टिंग फिगर्स, और इससे एक अंदाजा लगता है कि किस हद तक जो दिल के अमराज जो हैं, दिल के मरीज जो हैं, वो किस हद तक इस वक्त जम्मू कश्मीर में बढ़ गए हैं। तो लगभग कितने एंजियोप्लास्टीज करते हैं? एंजियोप्लास्टीज किसी दिन 7, किसी दिन 8, मे गो अप टू 10 ऑल्सो। और जिनमें से पेसमेकर्स भी रहते हैं हमारे, और रूटीन में हम 4 या 5 पेसमेकर्स करते हैं रोज। ठीक। प्लस 12-13 एंजियोग्राफीज। अच्छा। इनको सेम टाइम पे भी कर देते हैं कि मतलब इलेक्टिवली प्लान करके करते हैं। और ये 4 दिन आप करते हैं लगातार, है ना? तो जब आप 4 दिन करते हैं मतलब लगभग 40 पेशेंट को तो आप एंजियोप्लास्टी कर ही रहे हैं। 4 दिन 35 से 40 एंजियोप्लास्टी हो ही जाती है। 35 से 40। तो अगर इस हिसाब से महीने का देखा जाए तो लगभग 120 पेशेंट आपको एंजियोप्लास्टी करा रहा है। अच्छा खासा नंबर है, मोर देन 100 का नंबर है हमारा। मोर देन 100 का नंबर है डेफिनेटली महीने का इतना तो होगा। और इसका मतलब हो गया कि एक साल में लगभग 1200 पेशेंट सिर्फ एक यूनिट में एंजियोप्लास्टी करा रहा है। डेफिनेटली आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना गंभीर। अब डॉक्टर साहब ये तो हो गया कि इतने बड़ी तादाद में लोग एंजियोप्लास्टी करा रहे हैं, क्या इसकी बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस है, या आपको लगता है कि खाना पीना, या आपको लगता है कि ये जो लोग एक्टिविटी लगभग कम हो गई है, सहूलतें बढ़ गई हैं? क्या कारण है जो आप देखते हैं जब लोग आपके पास आए? क्योंकि आप जब कोई पेशेंट एडमिट होता है तो आप पूरी हिस्ट्री उससे लेते हैं, क्या करते थे, स्मोकिंग करते हो कि नहीं करते हो, काम क्या करते हो, तो क्या आपने पाया, क्या कॉज है? मेरे अकॉर्डिंगली अभी भी 3 मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। जेनेटिक्स आपका, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट डिजीज रही है, किसी मेल मेंबर को लेस देन 45 की एज में, या कोई फीमेल मेंबर लेस देन 55, वो एक मेजर रिस्क फैक्टर है। ठीक। अनदर इज स्मोकिंग। स्मोकिंग जो कि खासकर पहाड़ी इलाके के लोगों में हम देखते हैं बहुत प्रेवलेंट है। स्मोकिंग एक मेजर रोल प्ले करती है, और उनमें डिजीज जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स और डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट होती है वेसल्स की जगह जगह। और ऐसे पेशेंट्स की जो हार्ट की वेसल्स हैं उनकी नेगेटिव रिमॉडलिंग होती है, वेसल के साइज भी कम हो जाते हैं, मल्टीपल ब्लॉकेजेस होती हैं। कई बार वो ब्लॉकेजेस ऐसी हैं कि जिनके लिए हमें बाईपास के लिए जाना पड़ता है। ठीक। या इन सम केसेस में वो पेशेंट बाईपास लायक भी नहीं बचते, हम उनको मेडिकल थेरेपी भी रखते हैं एज ए पैलिएटिव केयर। और तीसरा जो मेजर रिस्क फैक्टर दैट इज डायबिटीज। ठीक। और अब जो नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, यंग एज ग्रुप पे हमारे पास आ रहा है, उनमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, लैक ऑफ एक्टिविटी, और साइकोसोशल स्ट्रेस, नींद ना आना, लेट आवर्स तक सोना, फिर लेट आवर्स तक जागना, ये सारी जो चीज़ें हैं, टोटल आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो अल्टर हो गई है। दीज आर सम न्यू रिस्क फैक्टर्स जो ऐड हो गए, जो हमने देखा ओवर द प्रैक्टिस, कि ये कुछ रीजंस हैं जो यंग एज ग्रुप में ज़्यादा आ रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर, एज अ डॉक्टर आप दवाई सजेस्ट करेंगे, खुश रहना सजेस्ट करेंगे? देखिए, अगर आपको अंडरलाइंग डायबिटीज है तो आपको उसको कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वी हैव टू कीप शुगर लेस देन 130। आपको अपना HbA1c लेस देन 7 रखो। अपना बीपी आप 135/85 तक टारगेट करो। ये सब चीज़ों के बाद उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका खुश रहना और साइकोसोशल स्ट्रेस जो है अवॉइड करना। ट्राई टू स्पेंड सम लेजर टाइम विद द फैमिली। वॉक्स के लिए निकलें अर्ली मॉर्निंग, थोड़ा जिम को टाइम दें। जिम में आप 70% जो है वो कार्डियो टोनिंग एक्सरसाइज करें, 30% जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं आप। इन शॉर्ट, आपको एटलीस्ट 6 to 7 आवर की स्लीप इज मैंडेटरी, और अपनी क्लॉक जो है बिल्कुल प्रॉपर फिक्स करें। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करें, और उतना ही डाइट उतनी लेनी चाहिए इंसान को जितना आपको लगता है कि मेरी नीड है। आपको लगता है उम्र के साथ खाना कम करिए? डेफिनेटली आप कार्ब्स को कट डाउन करो, फैट, स्वीटनर्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें कम करें। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है
कि आप जवान हैं तो जो मर्जी खा लीजिए, लेकिन अगर आप द मोमेंट यू क्रॉस 40 तो फिर आपको ये भी मत खाइए, ये मत खाइए, इसमें एहतियात कीजिए, उसमें मोहतात रहिए। क्या खाने का उम्र के साथ कोई कनेक्शन है कि जवानी में खा लो तो कुछ नहीं होगा और अगर आपने 40 के बाद खा लिया तो फिर परेशानी होगी? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है। आजकल तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपका एथेरोस्क्लेरोसिस जो नाड़ी में ब्लॉकेजेस हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड। हम अगर अपने टाइम में देखते थे तो कितने रेयरली बच्चे ओबीज दिखते थे, और आज के टाइम में अब देखो 100 में से आपको 15 से 20 बच्चे ओबीज दिखते हैं। तो सहूलत आप लोगों ने पैदा करी है ना बच्चों के लिए। यानी मैं बात कर रहा हूँ कि एज अ फादर तो बच्चों के लिए आप सहूलतें पैदा कर रहे हैं। ईटरीज ज़्यादा हो गई हैं, खाने की चीज़ें ज़्यादा हैं, आप बैठे रहते हैं लंबे आवर्स के लिए फ़ोन पे। आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को अलाउड भेजते नहीं है ज़्यादा लोग, और आउटडोर एक्टिविटी अगर है भी तो वो भी गाड़ी में है, वो भी गाड़ी में है या आप फ़ोन पे बैठे हो लंबे टाइम के लिए। अल्टीमेटली चाइल्डहुड से ही बच्चे के अंदर ना एक स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़ की तरफ फोकस करें। पढ़ाई चलती रहेगी साथ साथ में, लेकिन फर्स्ट 5-6 क्लासेस तक ना बच्चे पे प्रिडोमिनेटली उसको फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे स्पेक्स पहन के बिल्कुल वेट गेन है, पूरा दिन पढ़ रहे हैं, किताबें ले रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं, पर आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा पेरेंट्स पुश नहीं करते। अच्छा। ये लेटेस्ट एक स्टडीज आई थी, इनमें कहा था कि 13% बच्चे ही ऐसे हैं जो आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। अच्छा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अंदर ही रहते हैं या आजकल की इंडोर एक्टिविटीज़ में ही फोकस करते हैं ज़्यादा। 87% बच्चा घर में रहता है आजकल प्रिडोमिनेटली यही है, बिजी पेरेंट्स दोनों बच्चे फ़ोन पे दे दिया, इजी एक्सेस है, टीवी पे लगा लिया, करेंगे भी तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करेंगे। वो टिपिकल जो हमारे टाइम पे अगर आप देखिए पूरा पूरा दिन खेलते रहते थे लोग, क्रिकेट में खेलेंगे, फुटबॉल खेल रहे हैं, पता ही नहीं है, इतना इतना चलते रहते थे। खाने की चीज़ें भी ज़्यादा नहीं थी, हार्डली 1 या 2 मील आपको मिलते थे, उसमें भी फैट का कंपोजिशन था नहीं। अब तो बैठे 10 किस्म के चिप्स हैं आपके पास, मिठाइयाँ हर घर में पहुँच रही हैं, बेकरीज इतने ज़्यादा खा रहे हो, बर्गर्स, पिज़्ज़ास एंड ऑल दिस थिंग्स, सारा जंक फूड्स है, वो सारा का सारा एक कोलेस्ट्रॉल ही है। तो मुझे बताइएगा कि आपने ये तो कह दिया कि भाई सब जंक अवेलेबल है, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठकर जब मैकडोनल्ड का बर्गर खाते हैं और सबको दिखाते हैं कि भाई खाओ कुछ नहीं होता, मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। और फिर उसके बाद दूसरी एक मिसाल मिलती है कि एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और साथ में बहुत बड़े बिजनेस मैग्नेट हैं, बहुत अरबपति आदमी है, वो कहता है भाई मैं तो कोक पीता हूँ, ब्रेकफास्ट में मैं कोक लेता हूँ, उसके साथ में कुछ बर्गर खा लेता हूँ और डिनर में ये कर लेता हूँ। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये सारी थ्योरीज अपनी जगह सही, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बट देन देयर आर दीज पीपल ऑल्सो हु आर गिविंग यू एग्जाम्पल्स कि भाई मैं तो आई एम अ बिग टाइम वायलेटर। फिर एक कवि हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू किया, तो उनसे सौरभ द्विवेदी ने ललन टॉप पे सवाल पूछ लिया कि भाई आप वॉकशॉप कुछ करते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा क्यों, हम जिंदगी में, हम दुनिया में इसलिए थोड़ी आए हैं कि सुबह से लेकर शाम तक पैदल उधर उधर घूमते रहें। मैं बिल्कुल नहीं करता जी, बिल्कुल रिलैक्स रहता हूँ। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, आर दीज एक्सेप्शंस या आपको लगता है कि दैट देयर इज मच मोर दैट वी स्टिल नीड टू लर्न? दिस इज व्हाट आई कॉल ना, देयर द से कि माइंड योर हार्ट विल बी फाइन। क्योंकि ये लोग मेंटली बड़े स्टेबल है, उनको घर की बाकी चीज़ों की टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, लेजर टाइम स्पेंड करते हैं। तो उसमें अगर आपकी देखो, आपके एक सिंगल रिस्क फैक्टर तो नहीं है, मेजर पार्ट तो मैंने कहा कि जेनेटिक्स प्लेज ए मेजर रोल। अगर आपके जेनेटिक्स बड़े अच्छे हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री किसी को हार्ट डिजीज़ की नहीं है, आप डायबिटिक नहीं हो, आप हाइपरटेंसिव नहीं हो, आपका स्लीप पैटर्न अच्छा है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ खा भी लेते हो, तो सिंगल रिस्क फैक्टर से इट वॉन्ट चेंज मच। तो आप कर सकते हैं। हो सकता है उसके बाद वो शाम को जाके ट्रम्प साहब गॉल्फ भी खेलते हैं, कितना फ्री टाइम, कितना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, उन क्या क्या मेडिसिन खा रहे हैं, कितने डॉक्टर्स उनको चेकअप। इतनी सारी चीजें पीछे हैं। मैं जैसे मैं आपसे भी जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जाती जिंदगी में आपको भी कभी सोने के लिए या रिलैक्स होने के लिए हैव यू एवर टेकन मेडिसिन कि यार मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूं? हैव यू एवर टेकन मेडिसिन? नेवर, आज तक कभी भी नहीं। सो आपकी रूटीन क्या है? हाउ व्हाट इज योर रूटीन? आई बेसिकली स्टार्ट माय डे एट अराउंड 6 in the morning। तो नमाज के बाद तो मैं तो एक ही टाइम की नमाज ही पढ़ता हूँ प्रिडोमिनेटली। आई यूज्ड टू गो टू गोल्फ कोर्स, ठीक, पास ही है सिद्धरा में। तो वहाँ पे तो कभी जिम कर लिया आधा पौना घंटा, फिर एक राउंड वॉक का लगा लिया। इट काउंट्स ऑलमोस्ट, आने जाने में 3 किलोमीटर तो हो ही जाता है, ऑलमोस्ट 1 घंटा, 50 मिनट्स टू 1 आवर में मॉर्निंग जाता ही जाता हूँ। जो मर्जी हो, दैट्स वो आपका रूटीन है। ये रूटीन डॉक्टर बनने के बाद हुआ या डॉक्टर बनने से पहले भी था? ये रूटीन पहले तो नहीं था, पहले समझो हॉस्टल लाइफ में थे, वहाँ तो जिम जाते थे, वहाँ तो जिम जाएंगे, वहाँ वॉलीबॉल, फुटबॉल, बड़ा कुछ खेलते हैं। जाके थोड़ा सा ये चीजें शुरू की है फॉर लास्ट 1-2 ईयर्स। मॉर्निंग ये किया, फिर मॉर्निंग में क्लिनिक में आ जाता हूँ, फिर हॉस्पिटल की टाइमिंग जो है 9 to 5 रहेगी, फिर इवनिंग में शाम को 2 जगह क्लिनिक जाता हूँ। तो ऑलमोस्ट आई यूजुअली वर्क फॉर 12 to 13 आवर्स। 12 से 13 घंटे आप काम करते हैं। इस स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज करते हैं? 8 से लेके शाम को ऑलमोस्ट 10 तो बज ही जाते हैं। बट ये तो बहुत स्ट्रेसफुल है, बिकॉज आप इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में हैं और आप जब इंटरवेंशन कर रहे होते हैं, उससे स्ट्रेसफुल तो कोई काम ही नहीं है। बिकॉज आपको जिस वक्त वो
नाड़ी खोलनी है तो यू हैव टू बी, वो तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा स्ट्रेसफुल क्या हो सकता है। आईज आपकी फोकस्ड हैं, दिमाग आपका उधर उधर जा नहीं सकता, पेशेंट को कुछ होना नहीं चाहिए। अच्छा, वो आई थिंक दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। देखिए मुझे लगता है कार्डियोलॉजिस्ट से बेटर लाइफ एंड डेथ का डिफरेंस कोई नहीं जानता होगा। हाँ, बिकॉज ही हमारे हाथों में चीज़ें निकल जाती हैं, पता नहीं, एक एयर का बबल कैन टेक समबडीज लाइफ। राइट। तो इतना क्लोजली लाइफ को देखा है तो हमें लगता है कि बाकी लोगों के ना कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट कि आप बिजी रहो, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है कि कोई आपसे ठीक होकर जा रहा है, कोई आपको दवाएं दे रहा है, 80-80 साल के बंदे आपके लिए हाथ जोड़ के आपके आगे आपको विश कर रहे हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आपको अच्छा सुकून मिलता है। बट स्ट्रेस आता है डॉक्टर साहब? स्ट्रेस डेफिनेटली सर रहता ही है। खास तौर मैंने कहा ना कि व्हेन यू आर इन द लैब, यंग पेशेंट अगर आपके हाथ में ट्रीटमेंट करते करते क्रैश होने लगे, बीपी डिप करने लगे, तो आपके तो एड्रेनलिन रश जो है वो मिनट में हो जाएगा, आप स्वेटिंग करने खुद शुरू हो जाते हो, आपको लगता है कि पेशेंट हाथ के गया तो एक तो किसी की लाइफ भी तो आप अपनी सेहत का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता होगा आपको, बिकॉज टू कीप योर माइंड सेन व्हेन यू सी डेथ सो क्लोज, तो बहुत मुश्किल काम है। कुछ चीज़ें तो लिव इट ऑन ऑलमाइटी। अच्छा, अब देखो, अब लाइफ तो इतनी क्लोजली देखते हैं हम लोग, तो पता ही है कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में जो आपके हाथ में नहीं है। व्हाट आई कैन डू, मैं अपनी तरफ से कोशिश ये करता हूँ, आई ट्राई टू कट डाउन ऑन द मील्स। ऐड लगा 2 मील्स ले लिए, लंच लिया तो सिर्फ 2 चपाती खा ली, ठीक, और लाइट सा ब्रेकफास्ट कर लिया। हाउ डू यू स्टे सेन बिकॉज यू सी डेथ सो क्लोज? आई थिंक ये रोज़ देख देख के ब्लड, रोज़ ये हाथे इंटरवेंशन कर करके, तो आपका जो है ना, डॉक्टर शुड हैव ए लायंस हार्ट एंड ईगल साइज। तो हमारे अंदर वो जो है ना इमोशनल फैक्टर जो हमें लगता है कम हो जाता है ऐसा विद एज। डज इट इम्पैक्ट योर फैमिली लाइफ ऑल्सो? क्योंकि आप, जब मैंने कहा ना कि जब अप क्लोज आप इतना मौत को देखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या सख्त हो जाता है दिल थोड़ा सा? डेफिनेटली मुझे लगता है इमोशनल फैक्टर कम हो गया है। कम हो गया है। अगर मैं कभी डेथ्स की या और चीज़ों की कभी सुनता हूँ न्यूज़ वगैरह, तो शायद मैं इतना स्ट्रेस नहीं होता। और हम अपनी रूटीन प्रैक्टिस में देखते हैं पेशेंट किसी डेथ से या कहीं पे होके आते हैं, तो या तो उनको पैल्पिटेशन होती हैं या उनको बार बार आप सपने में वो चीज़ें दिखती हैं। मेरे साथ ऐसा सब नहीं हुआ। स्टार्टिंग में तो बहुत हुआ होगा। स्टार्टिंग में डेफिनेटली हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ शुरू में दो इंसिडेंट में तो आई हैड वेज़ोवेगल एपिसोड आल्सो। अच्छा। मैं गायनी की पोस्टिंग में था, मैटरनिटी श्रीनगर एलडी हॉस्पिटल। मेरे सामने जब डिलीवरी हुई तो फर्स्ट टाइम आई हैड ए वेज़ोवेगल एपिसोड, मैं गिर गया, स्वेटिंग हुई हो बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेस। बट ओवर द टाइम ये सब चीज़ें रोज़ देख के नो, अब चीज़ें लगता है कि आपका फोकस ये है कि पेशेंट ठीक से निकल जाए, अच्छे से ठीक हो जाए, जो उसकी प्रॉब्लम है, अगर पेसमेकर कर रहे हो वो इंप्रूव हो जाए, अगर स्टेंटिंग कर रहे हो तो प्रोसीजर मेरा अच्छा होना चाहिए, पेशेंट स्टेबल रहना चाहिए, ही शुड बी डिस्चार्ज इन ए वेरी सेफ कंडीशन। अब फोकस ये रहता है मोस्टली। अच्छा, ये फोकस नहीं है कि ठीक है ट्रांजिएंट पेन पेशेंट को दे रहे हो आप, लेकिन आपको पता है कि नेट रिजल्ट है, इसके लिए मैंडेटरी थी ये चीज़ मुझे करनी है। इट बिकम्स मोर ऑफ ए वर्क नाउ। मोर ऑफ अ वर्क नाउ। तो अपने आप को लेजर, अपने आप को खुश कैसे रखते हैं? हाउ डू यू डू दैट? सर मैं बेसिकली मॉर्निंग्स में मैं और वाइफ हम दोनों चले जाते हैं साथ में, तो 1 घंटा हम वही वॉक करते करते थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड कर लेते हैं। हाँ। और मॉर्निंग जब मैं उठता हूँ तो स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए उनको तैयार करने में, थोड़ा सा उनकी बातें सुनने में, या वीकेंड्स के दिन मैं थोड़ा 1-2 घंटे उनके लिए स्पेंड कर लेता हूँ। 1-2 घंटे सिर्फ? और इवनिंग में जब आते हैं तो वो मेरे आने तक जाग वेट करते हुए कि 10 बजे तक मैं आ जाऊँ, तो 15-20 मिनट उनसे बैठ लिए, बात कर ली, दिन की रूटीन पूछ ली। तो देन प्रेडोमिनेटली मेरी वाइफ, शी इज़ नॉन मेडिको, शी इज़ प्रोफेसर इन कॉलेज, वो जो है वो ज़्यादा टाइम बच्चों में स्पेंड करते हैं, तो मेरा वाला मसला वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नॉर्मलाइज कर, बट आई एम आस्किंग अबाउट योर हैप्पीनेस। देखिए मामला ये है कि आपसे जब भी मुलाकात होती है आप बिल्कुल खुश होते हैं, आप बड़े मिजाज में होते हैं, मूड में होते हैं, और कभी मुझे आपसे नेगेटिव वाइब्स नहीं आती। आई ऑलवेज आपसे पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती है। और मैं आपको ही बताऊं कि बड़े बेहतरीन और बड़ी छोटी उम्र में बहुत बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नासिर। तो तभी मैंने आपसे पूछा कि इतनी मसरूफियत और इतना सब कुछ, और उसके बाद काम का बहुत स्ट्रेस, काम में भी बहुत ज़्यादा परेशानी, तो मुझे लगता है डॉक्टर्स को कितना ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। मुझे बेसिकली लगता है, मैं ना जब आई एम बिलोंग टू विलेज, मेरे फादर साहब का एक बड़ा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। जब वहाँ से बनना, जो अपनी बेसिक चीज़ें जो लाइफ गुजरी है ना, अब इस स्टेज ऑफ लाइफ में ये लगता है कि नहीं, कुछ अच्छा करना है, और बेटर करना है, और बेटर करना है। अपना जो लास्ट ईयर था मैं उससे कंपेयर करता हूँ इस साल मैंने उसे कितना इंप्रूव किया। ये कुछ वाइब्स हैं जो आपको ग्रो करने में हेल्प करती हैं। आई एम लकी इनफ कि मेरे को फैमिली की तरफ से पूरी सपोर्ट है। मुझे 99% मेरी फैमिली ने मुझे अपनी तरफ से घर के जो हाउस होल्ड वर्क्स है उनसे सेपरेट रखा हुआ कि आज़ाद करके डू योर वर्क, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो ये सब चीज़ें, और मुझे लगता है जो डीलिंग, जो पेशेंट्स का डीलिंग होती है, जहाँ किसी की आप जो पेशेंट इंप्रूव होता है और आपको फ़ोन करके बताता है डॉक्टर साहब मुझे बहुत फ़र्क पड़ा, लास्ट टाइम दवाई खाई थी तो मेरे को लगा कि मैं आज पहली बार अच्छे से सोया हूँ, खासकर स्पेशली जो हार्ट फेलियर पेशेंट्स होते हैं। तो इट गिव्स यू सच ए पॉजिटिव वाइब्स ना कि हाँ यार चलो आपकी दवाई ने काम किया, शायद कुछ मेरे हाथों से ऊपर वाले ने कुछ लिखा हुआ है किसी के लिए। डॉक्टर साहब कभी इरिटेट होते हैं, गुस्सा आता है कभी किसी वक्त? मैं इरिटेट, मुझे थोड़ा सा, कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं
जैसे उनको लगता है कि हर बीमारी जो है वो डॉक्टर ने दी है उनको, इट इज़ नॉट, इट्स अदरवाइज। अगर आप बीमारी है, सब कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ है, हम इतना ही कर सकते हैं जितना हम किसी को ट्रीटमेंट दे दें। और हर मेडिसिन हर बंदे में डिफरेंट एक्ट करती है। मे बी कहीं आपकी दवाई से बड़े खुश हो जाए, कहीं नहीं हो, तो वो अपनी क्रॉनिक सफरिंग्स, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बैक पेन्स है, लॉन्ग स्टैंडिंग शुगर है, किडनी इश्यूज़ हैं, तो वो अपनी इरिटेबिलिटी डेफिनेटली पेशेंट के माइंड में रहती है, क्योंकि डिजीज इज ऑलवेज ए स्ट्रेस। तो वो अपना स्ट्रेस जो हम पे निकाल के जाते हैं कई बार, या कई बार कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे या बोलेंगे डॉक्टर साहब आपने सिर्फ, कई लोग तो डिफरेंट टाइप के मॉनेटरी बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी बोलेंगे आपको कि नहीं जी आप डॉक्टर तो अपने फीस के लिए करते हैं, बाकी चीज़ों के लिए करते हैं। तो पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट आते हैं। कई साइकेट्रिक पेशेंट्स भी होते हैं जिनके एंग्जाइटी इश्यूज़ रहते हैं, तो वो भी मे बी उतना जितना आपने उनके लिए किया में भी वो रिटर्न में उतना ना दें आपको, तो कई बार वो चीज़ें थोड़ी हर्ट करती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे वी थिंक कि नहीं, ही इज़ ए पेशेंट, आई एम ए डॉक्टर, मुझे पता है कि उसका माइंडसेट कैसा है स्टेज पे, आई नीड टू स्टे काम। और मेरा एक चीज़ रहती है कि मैं यूजुअली आई डोंट गेट इरिटेटेड, मैं बहुत पेशेंस रखता हूँ। कोई कुछ भी बोले, मैं आई ट्राई टू स्पीक लेस, कि कोई नहीं, बोलने दो। तो मुझे लगता है दिस इज ओनली वे आउट। आर यू सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ? आई एम हाईली सेटिस्फाइड, बिकॉज मुझे लगता है कि इट वॉज माई टनल विजन कि मुझे कार्डियोलॉजी ही करनी है। आई गॉट इन टू द फील्ड, मैं केम बैक टू जम्मू फ्रॉम मेदांता, और जम्मू रह के मुझे यहाँ लगा कि नहीं वाकई आई कैन डू ए लॉट फॉर द पीपल। एक पेशेंट पुंछ की लेडी, कोई बच्चा 3 महीने का उठा के लाती है यहाँ पे डेट लेने के लिए, को क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ होती है, फिर वो लेके वापस जाएगी सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम गाड़ी करके आएगी। तो अगर आप सिंगल विजिट में उसकी तीनों चीज़ें करके, एको करके डायग्नोसिस करके उसको समझाते हो ये चीज़ करनी है, दिस इज़ द ट्रीटमेंट, वो जो उसके चेहरे पे वो जो स्माइल होती है, जो रौनक होती है कि नहीं एटलीस्ट इसने मेरा आना, वहाँ पुंछ से यहाँ तक आना मेरा बेकार नहीं किया, तो वो एक दीज थिंग्स गिव यू गुड वाइब्स। अच्छा मुझे बताइए, मन में आता है कभी कि छोड़ दूँ ये सरकारी सेटअप और निकल जाऊँ किसी प्राइवेट सेटअप में? बिकॉज प्राइवेट सेटअप में पैसा बहुत है। देखो मनी इज, मेरे लिए तो मनी इज़ नॉट अ बिग इशू, ऊपर वाले का बहुत है, जितना है आई एम सेटिस्फाइड, मेरे को इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। हाँ, लेकिन जम्मू में कभी सोचता हूँ कि नहीं, ग्रोथ के लिए थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा और जाना चाहिए आगे, कुछ डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए, और जो हाई एंड टेक्नोलॉजी कहीं अच्छे सेंटर्स में है। अदरवाइज मॉनिटरी चीज़ों के लिए नहीं। मुझे तो, मैं ज्वाइन किया था, मुझे आई वॉज गेटिंग 3-4 टाइम्स मोर सैलरी यहाँ पठानकोट के पास ही। आई डिडंट ऑप्टेड फॉर, क्योंकि मेरी फैमिली डजंट वांट मी टू गो आउटसाइड द गवर्नमेंट सेक्टर। उनको लगता है कि नहीं, अगर यहीं रहें, अपनी घर है, इवनिंग में शाम को घर आ रहे हो, बच्चों के बीच में रह रहे हो आप, प्लस आप कर पा रहे हो, 4 लोग आपको जानते हैं, आई थिंक दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स। मैं मेदांता में 3 साल था, मैंने वहाँ पे सोशल फैब्रिक कहीं देखा नहीं, टोटली आउट ऑफ, आपको पता ही नहीं आपके नीचे फ्लोर पे कौन रह रहा है। तो मैं ये सब चीज़ें देख के आया था। जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, आई कंप्लीटेड माई DM, नेक्स्ट डे आई केम बैक। मुझे लगा नहीं, मैं वहीं जाऊँगा, टाइम लगेगा बट विद द टाइम थिंग्स विल इम्प्रूव। और चलो विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने ऑलमोस्ट जो भी प्रोसीजर जम्मू में पॉसिबल है, आई डिड ऑल दैट। तो अब आगे डिफरेंट चीज़ें करने के लिए तो कॉन्फ्रेंसेज या वर्कशॉप्स में जाते रहते हैं हम लोग, तो ये चीज़ें थोड़ी सी, आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद माई प्रोफेशन, व्हाट आई से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर नासिर, आपने तफसीली गुफ्तगू इनके साथ हुई, लेकिन एक बात निकल के यहाँ से आई होगी, और आप भी हो सकता है मेरे साथ ये बात माने। बहुत आसान होता है, आपने स्ट्रेट लाइन पर भी देखा होगा, हम लोग भी डॉक्टरों को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, उनके कामकाज को, उसके बाद हम लैब्स के साथ और वो बाकी तमाम चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं वो उन पर भी हम लोग तफसीली गुफ्तगू करते हैं। पर ये भी एक सच्चाई है, आपने डॉक्टर नासिर से गुफ्तगू करते हुए सब सुन लिया कि इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। यानी आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना पड़ता है, और ये बेशतर अपना वक्त जो है अपने पेशेंटों को देते हैं। और आपने ये भी देख लिया कि प्रोसीजर्स करते करते कितनी सारी परेशानियों से इनको, जहनी परेशानियों से इनको गुजरना पड़ता है। और परेशानियाँ तो तब बढ़ जाती हैं जब कोई घर का अजीज़, कोई दोस्त आपका पेशेंट बन के आ जाए, तो परेशानी दुगनी हो जाती है। लेकिन इस सब को झेलते हुए बड़ा बेहतरीन काम एज इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नासिर कर रहे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, इसी तरीके से काम करते रहिए। और ये भी कि इंटरवेंशन के मामले में, सुपर स्पेशलिटी में भी, और उसके अलावा और भी कुछ जगहों पर ये इंटरवेंशंस करते हैं। लेकिन एक बात इनके बारे में जो मैं बड़े वसूख के साथ आपको बताऊंगा कि इनकी ज़ुबान और इनका लहजा और साथ में इनके बात करने का जो तरीक़ा है वो इतना खूबसूरत और इतना प्यारा है कि यकीन मानिएगा कि जितने भी पेशेंट इनसे मिलते हैं, इनसे मेरी बाद में बात होती है, वो ये ज़रूर कहते हैं कि जनाब आधी बीमारी तो डॉक्टर साहब से बात करके ही ख़त्म, आधा इलाज तो डॉक्टर साहब से बात करके हो जाता है। और ये भी आपने सुन लिया कि इंटरवेंशन करते हुए इनको एक लंबा वक्त और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस भी हुआ है। तो ये थे डॉक्टर नासिर। कोशिश करेंगे किसी और शख्सियत को आपसे मिलाने की। दीजिए इजाज़त, आदाब।